नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के कोयरोना थाना क्षेत्र के दरवासी गांव में शनिवार को सरसों के खेत में महिला की हत्या के बाद मिले शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पति, ससुर और सुपारी किलर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी भदोही और वाराणसी के निवासी हैं। एसपी रामबदन ने महिला के हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 20 फरवरी की सुबह दरवासी गांव के पास सरसों के खेत में एक 24 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ था। शव की शिनाख्त मनियर थाना के विकारिया निवासी धर्मेंद्र कुमार की पत्नी के रूप में हुई। महिला का मायका वाराणसी जिले के शिवदासपुर गांव में है। महिला के भाई ने बताया कि उसकी बहन ने धर्मेंद्र के साथ 14 फरवरी 2020 को प्रेम विवाह कर लिया था। पुलिस ने सोमवार को जंगीगंज के नेवाजीपुर मोड़ के पास से आरोपी पति, ससुर, शूटर नियाज और रशीद को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि नियाज एक हिस्सी सीटर है और उसके खिलाफ दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी पति ने बताया कि वह युवती से प्रेम करता था और 14 फरवरी 2020 को उसने कोर्ट मैरिज की थी। धर्मेंद्र के मुताबिक उसके परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके कारण वह धीरे धीरे उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था। कई बार तलाक के लिए अपनी पत्नी से कहा गया, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। इसके बाद पिता उमाशंकर ने भदोही के न्याज को उसकी हत्या के लिए 50,000 की सुपारी दी। धर्मेंद्र ने बताया कि वह 19 फरवरी की रात 10 बजे अपने 4 पहिया वाहन से कानपुर जाने की कहकर निकला था, लेकिन मोहन सराय के करीब पहुंचकर न्याज के साथ मिलकर पति धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ये पूरा प्रकरण ये था कि परसों जंगीगंज स्टेशन के पास सरसों के खेत में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। उस घटना को जब हमने देखा तो देखा कि महिला की प्राइमा फेसी गला दबा करके हत्या नज़र आ रही थी, क्योंकि गले में रस्सी भी पड़ी हुई थी। अच्छी तरह देखने से उसे लगा उसने दाहिने हाथ की कलाई पे धर्मेंद्र शब्द लिखा रखा था। तो इसका हमने फ़ोटो खींच करके महिला का तुरंत इलाहाबाद और वाराणसी के पुलिस ग्रुप में डाला था। तो वाराणसी के मड़ुआडीह थाने से हमको फ़ोन आ गया था कि यहाँ पर जो ये महिला है धर्मेंद्र लिखा रखी थी, इसका भाई और इसका भानोई बैठा हुआ है। हमने तुरंत उनको अपनी कस्टडी में लिया और उनसे पूछताछ की तो मामला ये पता चला कि जो ये धर्मेंद्र है उसका आदमी था। ये लांस नायक है, COD कानपुर में नौकरी करता है और इसने जो है प्रेम विवाह किया था पिछले वैलेंटाइन डे में, यानी 14 फरवरी 2020 को। और इसके घर वाले इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जाति की वजह से। तो इसके पिता ने अपने लड़के पर जोर डाला, पिता उमाशंकर राम ने, और इसने 2 किराएदार लिए, 2 हत्यारे के हत्या करने के लिए, और इनके साथ मिल करके इसने हड़िया के बाईपास पर इसकी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि भारत को रक्षा उपकरण के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और इसमें निजी क्षेत्र अहम भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को हमें जवान भी और नौजवान भी, इन दोनों मोर्चों के सशक्तिकरण के रूप में देखना होगा। सोमवार को रक्षा क्षेत्र में बजट के प्रभावी कार्यान्वयन पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय इंजीनियरों और निर्माताओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि कोविड-19 से पहले भारत में एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था, लेकिन आज हजारों की संख्या में वेंटिलेटरों का निर्माण हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी इसी तरह का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति के लिए जरूरी है कि भारत के पास मजबूत सैन्य शक्ति हो। इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों का होना बहुत जरूरी है और ये मजबूती सेना की तैयारियों से आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास नहीं किया गया, जिससे भारत को अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।
रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों के सहयोग के बगैर 21वीं सदी का डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने भारत में तैयार किए जा सकने वाले 100 उपकरणों की नेगेटिव लिस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ये बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो भारत को रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। अब भारत अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को तेज गति से बढ़ाने में जुटा है। एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया। आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। हालत यह है कि स्मॉल आर्म्स के लिए भी हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में सामर्थ्य नहीं है। मंगल तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला भारत आधुनिक हथियार भी बना सकता था। आपने देखा होगा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम इस सेक्टर में लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है, मेरी दृष्टि से ये आत्मनिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। इंदौर के लसुड़िया इलाके में एक कार खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परकच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि यह हादसा शहर के तलावली चंदा के पास रात करीब 2 बजे हुआ। कार में सवार 4 लोगों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि ये भीषण सड़क हादसा उस समय हुआ जब तलावली चांदा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास सोमवार देर रात सड़क किनारे खड़े ईंधन टैंकर से तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर जा टकराई। दुर्घटना में कार के परकच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक इंदौर के रहने वाले थे और बाहरी मंगलिया क्षेत्र से शहर की ओर आ रहे थे। स्विफ्ट कार में 5-6 लोग आ रहे थे। रात करीब 1:45 बजे की घटना हुई और खड़े टैंकर में एक टैंकर खड़ा था पेट्रोल पंप तलावली के पास में MP 09GA 2499, उसमें गाड़ी घुस गई है पीछे से और जो भी 6 लोग थे उसमें सबकी डेथ हो गई है। ये कहाँ के रहने वाले थे सभी? एक तो हाँ सब इंदौर के, एक तो माल अपने बागश्री कॉलोनी का है, हाँ, और परिवार के लड़का अपने हो गए। अच्छा सर, ये कुछ पता चला कि ये कहाँ से आ रहे थे, क्या आ रहे थे? नहीं, ये क्लियर नहीं, यही कहीं घूमने गए होंगे जैसा भी हो, लेकिन क्लियर नहीं कहाँ गए थे लोग, कहाँ से आ रहे थे मालूम नहीं है। तो 5-6 लड़के हैं उसमें। सभी की डेथ हो गई? हाँ, सभी डेथ हो चुकी है। कितने लोग मृतक हैं सर इसमें? 6 लोग हैं करीब। आजमगढ़ की तहसील बूरनपुर के अंतर्गत करीब 1 दर्जन गांव के किसानों की जमीन बिना मुआवजा दिए खड़ी फसल को JCB और ट्रैक्टर द्वारा जोतकर बर्बाद कर दिया गया। बिना नोटिस दिए किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार किया गया। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव अतरौलिया पहुंचे और SDM बूरनपुर से बात की। उन्होंने SDM को ज्ञापन भी दिया
और मांग की है कि किसानों को उनकी जमीन का अखिलेश यादव की पूर्व सरकार में दिए गए मुआवजे के आधार पर मुआवजा दिया जाए, किसानों की बर्बाद फसल का मुआवजा मिले, प्रशासन द्वारा किसानों पर जिन पुलिसकर्मियों ने लाठी चलाई उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि वर्तमान की योगी सरकार निर्मम और निष्ठुर हो चुकी है। इनको किसानों, नौजवानों, गरीबों की कोई चिंता नहीं है। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों में भारी वृद्धि घाटे का सौदा हो गई है। बजट में आजमगढ़ और किसानों के विकास के बारे में कोई प्रावधान नहीं हुआ है जिससे कि आम जन को कोई राहत मिल सके। देखिए, ये प्रदेश की योगी सरकार निरंकुश हो गई है और इस सरकार में किसानों की जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। किसान आज कई महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहा है, उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में तो दमन का रास्ता इख्तियार किया गया है, उत्पीड़न का रास्ता ज़बरदस्ती की जा रही है। अतरौलिया में मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के ज़िले में जाने वाली जो एक्सप्रेसवे से लिंक रोड है गोरखपुर, उसको बनाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि किसानों की ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिला। किसानों की बोई हुई फसल, जो फसल पक कर तैयार हो रही थी, अभी आलू था, सरसों पक के तैयार हो गई थी, अन्य सामान सब्जी के थे, गेहूं था, तो वह गेहूं मान लीजिए 15-20 दिन में जबरदस्ती बिना उनको नोटिस दिए धारा 11 की बात को ये लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। बगैर किसान की सहमति से आप किसान की ज़मीन नहीं ले सकते हो, लेकिन इन लोगों ने परसों ज़बरदस्ती जा करके जेसीबी लगा करके, ट्रैक्टर लगा करके खड़ी फसलों को जोत दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसान के पास एक कड़ी भी ज़मीन नहीं बची है, न उनके पशुओं को खाने के लिए चारा रह गया है, न उनके खाने के लिए कोई इंतज़ाम रह गया है, सब्जी नहीं है, उनकी ये गोभी की फसल रौंद दी गई। आज जो स्थिति है देश में, ये जोगी इतना निरंकुश शासक, इतना निरंकुश मुख्यमंत्री मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। डीएम से मिला आपने, क्या और स्थिति जो है आज किसानों पर आप लाठीचार्ज करा दिए। किसान अपनी बात कहने जाए उस पर लाठीचार्ज। इन्हीं किसानों के बदौलत आप मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं किसानों के बदौलत ये अधिकारी वेतन ले रहे हैं, इन्हीं किसानों के बदौलत सारा हमारा खर्चा चल रहा, पेट भर रहा है, लेकिन इन्हीं किसानों पर ये अपनी बात कहने जाए तो लाठीचार्ज। ये निश्चित तौर पर ये अन्याय हो रहा है और ये अन्याय आने वाले दिनों में योगी जी को भुगतना पड़ेगा और इस प्रदेश में 2022 में उनको जनता नकार देगी। जिलाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? जिलाधिकारी ने कहा कि हम जांच कराएंगे, अगर अन्याय हुआ तो उसकी कार्रवाई करेंगे और उन्होंने कहा कि हम मुआवजा देंगे। हमने कहा मुआवजा उसी खेत में अखिलेश यादव की सरकार ने 14 लाख बिस्वा दिया और उसी खेत के आधे पोर्शन में योगी की सरकार 1,20,000 रुपये देने की बात कर रही है। तो सरकार नियम यह है कि जिस खेत में आप उसके पहले का रेट दिए हैं उसी रेट से आपको सबको आप भुगतान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश भर में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव भी मौजूद रहे। अमित शाह ने अधिकारियों से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की। देश में अब तक 1,14,24,094 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 63.3% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन का पहला और 11 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। वहीं 40% से अधिक यानी कि 38,83,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। 4 राज्यों में 75% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में आज 3,07,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। देश के 6 राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को दूसरी बार पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से RT-PCR जांच बढ़ाने को कहा गया है। साथ ही संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया है। और इसी बीच
महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजनीतिक सभाएं, सामाजिक और धार्मिक समारोह पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर के हिरनगावल्ली गांव में एक पत्थर के खदान में मंगलवार सुबह जिलेटिन विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई। लोगों की मौत पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि जिला प्रभारी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिलेटिन की छड़ों के उपयोग के खिलाफ स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद पुलिस ने 7 फरवरी को खदान बंद कर दिया था। हालांकि श्रमिकों ने इसका उपयोग करना जारी रखा। कुछ दिनों पहले यहां एक और छापा मारा गया था, जिसमें ठेकेदारों को जिलेटिन का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी गई थी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि खदानों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अवैध रूप से विस्फोटक संग्रहित करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने घटना के बाद अपनी संवेदना व्यक्त की। PM ने ट्विटर पर लिखा कि कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में हुए हादसे में जान माल के नुकसान से आहत हूँ। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना और प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किसानों से बातचीत करने के लिए आगे करती है तो 1 घंटे में समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि किसान राजनाथ सिंह पर भरोसा करते हैं। राजनाथ सिंह राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। किसान उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह को मौका केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा। उन्हें कैद करके रखा गया है। उन्हें जितना कहा जाता है वो सिर्फ उतना ही बोलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अब तक वार्ता के नाम पर मजाक चलता रहा। सवाल के जवाब में नरेश टिकैत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कृषि कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है तो किसान भी वापस हटने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। कई दौर की वार्ता के बाद भी सरकार और किसानों के बीच सुलह नहीं हो पाई है। नरेश टिकैत ने बीबी नगर में आयोजित एक किसान महापंचायत में भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। टिकैत ने कहा कि उन्होंने विकास में पूरा सहयोग दिया, लेकिन सरकार अब उन्हीं लोगों की बात नहीं सुनती। नहीं, किसान तो बात ही तो समझेंगे। एक शर्म लिहाज की बात है। माननीय राजनाथ जी है, उनकी शर्म है, बहुत उनकी शर्म लिहाज है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे तो उनकी लोगों की आस है उन पर भाई मैं इस मामले को निपटा देंगे, पर उन्हें इतना मौका नहीं दिया जा रहा। उनमें कहीं ना कहीं में कैद कर रखे, उन्हें बोलने का भी अधिकार नहीं। उन पर जितनी चाबी भरी जाएगी इतनी बोला जाएगा, उस तक फालतू नहीं बोल सकते। उन्हें बिल्कुल आज़ादी दो फैसले की। फैसला हो जाएगा, एक ही दिन में फैसला हो जाएगा, एक ही घंटे में फैसला हो जाएगा। एक बात ये निकल कर आ रही है सर कि संजीव बालियान जी आपके क्षेत्र के हैं, भाजपा पार्टी के हैं और आपके घोर विरोधी माने जा रहे हैं। तो नहीं, ऐसी कुछ नहीं बात है। सरकार में है, मैं सरकार के साथ तो उनका उस सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल सकते। ऐसी बात नहीं, कोई वो नहीं, ना हम उनका कोई विरोध करे ना हमारा कर रहे, ना उन उसमें कुछ कहते। ठीक है, सब बढ़िया है, असम में भी अच्छे ही है। सरकार में उस सरकार उनसे बात करे, जो उन्हें बतावे कि भाई क्या स्थिति में भी तो छुपते फिर रहे जनता थे। वे भी तो सही बात बतानी चाहूँ ना भी वहाँ से भाई हमें जनता का विरोध झेलना पड़ रहा। अभी सर आप कह रहे थे अगर राजनाथ जी पहल करें तो बात 1 घंटे में फैसला हो जाएगा, हमें उम्मीद है। आजमगढ़ की तहसील बूरनपुर के अंतर्गत करीब 1 दर्जन गांव के किसानों की जमीन बिना मुआवजा दिए खड़ी फसल को JCB और ट्रैक्टर द्वारा जोतकर बर्बाद कर दिया गया। बिना नोटिस दिए किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार किया गया। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव अतरौलिया पहुंचे और SDM बूरनपुर से बात की। उन्होंने SDM को ज्ञापन भी दिया और मांग की है कि किसानों को उनकी जमीन का अखिलेश यादव की पूर्व सरकार में दिए गए मुआवजे के आधार पर मुआवजा दिया जाए। किसानों की बर्बाद फसल का मुआवजा मिले। प्रशासन द्वारा किसानों पर जिन पुलिसकर्मियों ने लाठी चलाई उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि वर्तमान की योगी सरकार निर्मम और निष्ठुर हो चुकी है। इनको किसानों, नौजवानों, गरीबों की कोई चिंता नहीं है। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों में भारी वृद्धि घाटे का सौदा हो गई है।
बजट में आजमगढ़ और किसानों के विकास के बारे में कोई प्रावधान नहीं हुआ है जिससे कि आम जन को कोई राहत मिल सके। देखिए, ये प्रदेश की योगी सरकार निरंकुश हो गई है और इस सरकार में किसानों की जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। किसान आज कई महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहा है, उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में तो दमन का रास्ता इख्तियार किया गया है, उत्पीड़न का रास्ता, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती की जा रही है। अतरौलिया में मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के जिले में जाने वाली जो एक्सप्रेसवे से लिंक रोड है गोरखपुर, उसको बनाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि किसानों की ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिला। किसानों की बोई हुई फसल, जो फसल पक कर तैयार हो रही थी, अभी आलू था, सरसों पक के तैयार हो गई थी, अन्य सामान सब्जी के थे, गेहूं था, तो वह गेहूं मान लीजिए 15-20 में जबरदस्ती बिना उनको नोटिस दिए धारा 11 की बात कोई लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। बगैर किसान की सहमति से आप किसान की ज़मीन नहीं ले सकते हो, लेकिन इन लोगों ने परसों जबरदस्ती जा करके जेसीबी लगा करके, ट्रैक्टर लगा करके खड़ी फसलों को जोत दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसान के पास एक कड़ी भी ज़मीन नहीं बची है, न उनके पशुओं को खाने के लिए चारा रह गया है, न उनके खाने के लिए कोई इंतज़ाम रह गया है, सब्जी नहीं है, उनकी ये गोभी की फसल रौंद दी गई। आज जो स्थिति है देश में, ये योगी इतना निरंकुश शासक, इतना निरंकुश मुख्यमंत्री मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। डीएम से मिला आपने, क्या और स्थिति जो है आज किसानों पर आप लाठीचार्ज करा दिए। किसान अपनी बात कहने जाए उस पर लाठीचार्ज। इन्हीं किसानों के बदौलत आप मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं किसानों के बदौलत ये अधिकारी वेतन ले रहे हैं, इन्हीं किसानों के बदौलत सारा हमारा खर्चा चल रहा, पेट भर रहा है, लेकिन इन्हीं किसानों पर ये अपनी बात कहने जाए तो लाठीचार्ज। ये निश्चित तौर पर ये अन्याय हो रहा है और ये अन्याय आने वाले दिनों में योगी जी को भुगतना पड़ेगा और इस प्रदेश में 2022 में उनको जनता नकार देगी। जिलाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? जिलाधिकारी ने कहा कि हम जांच कराएंगे, अगर अन्याय हुआ तो उसकी कार्रवाई करेंगे और उन्होंने कहा कि हम मुआवजा देंगे। हमने कहा मुआवजा उसी खेत में अखिलेश यादव की सरकार ने 14 लाख बिस्वा दिया और उसी खेत के आधे पोर्शन में योगी की सरकार 1,20,000 रुपये देने की बात कर रही है। तो सरकार इतना नियम यह है कि जिस खेत में आप उसके पहले का रेट दिए हैं उसी रेट से आपको सबको आप भुगतान करें। गुरुग्राम की फिरोज गांधी कॉलोनी में एसयूवी कार सवार एक युवक को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। 20 से अधिक गोलियां मौके पर चलाई गईं, जिसमें करीब 10 से अधिक गोलियां मृतक को लगी। मृतक का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ना ही वह किसी केस में गवाह था। ऐसे में परिवार के साथ ही पुलिस को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बेरहमी से उसकी हत्या क्यों की गई। दरअसल 24 वर्षीय मनीष बसई का रहने वाला था और वह फिरोज गांधी कॉलोनी में अपने दोस्त के घर उससे मिलने गया था। जैसे ही वह गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगा, वैसे ही घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके मनीष को मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की तमाम क्राइम टीमों ने मौके पर पहुंचकर सबूतों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन इस तरह वारदात को अंजाम दिया गया है कि उससे एक बात तो साफ है कि हथियारबंद बदमाशों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। वहीं हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि बसई गांव में गैंगस्टरों के बीच खूनी संघर्ष जारी है। हालांकि पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि ये वारदात गैंगस्टर का नतीजा है या हत्या की वजह कुछ और है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश की जा रही है। और इस समय कई राज्यों में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज लगभग 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट विधानमंडल में पेश किया। ये किसी राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पहली बार किसी राज्य में पेपरलेस बजट पेश किया गया।
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास है और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 4 क्षेत्रों बुनियादी विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और कृषि पर प्रमुखता से जोर दिया गया है। बजट में 90,721 करोड़ रुपए वित्तीय घाटे का अनुमान है। राज्य में नई परियोजनाओं के लिए लगभग 27,598 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को न्यायालय से भरण पोषण भत्ता मिलने तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे कल्याणकारी बजट बताया है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र, धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा का एक माहौल दिया है। अपराध की प्रकृति समय के अनुरूप बदली है और प्रदेश सरकार ने इस चीज को सुनिश्चित किया है। बजट में हमने इसका प्रावधान किया है कि प्रदेश का पहला फॉरेंसिक एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे हम लोग लखनऊ में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पर लखनऊ में ही स्थापित करने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी रेंज स्तर पर 18 रेंज है पुलिस के, 18 रेंज स्तर पर 18 फॉरेंसिक लैब जो लेवल 2 और लेवल 3 की हैं, इन्हें वहाँ पर स्थापित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया। तेजी से इस पे कार्य चल रहा है। प्रदेश में 2016-17 तक केवल एक साइबर थाना था। आज हम लोग हर जनपद में साइबर थाना स्थापित करने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा चुके हैं। ये प्रदेश को नए यानी समय के अनुरूप हम लोग प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों पर अंकुश कसने के लिए उस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम प्रदेश में रोजगार सृजन का एक बहुत सशक्त माध्यम है और इस सशक्त माध्यम का उपयोग भी प्रदेश ने किया है और बजट में इसका प्रावधान किया है कि प्रदेश में एक तो बंद पड़ी जो हमारी कताई और स्पिनिंग मिली थी, इनको हम फिर से पीपीपी मोड में चलाने और अन्य तरीके से इनके लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना के लिए बजट में इसका प्रावधान किया है। प्रदेश साथ ही साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना को, जो देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना बनी है, इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। आपने मारपीट की कई खबरें पढ़ी होंगी, टीवी पर मारपीट का वीडियो भी देखा होगा, लेकिन आपने कभी बीच सड़क पर रिंग में होने वाली फाइटें देखी हैं क्या? शायद आपने नहीं देखी होंगी। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही भयंकर रियल फाइट। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में कुछ इसी तरह का सीन देखने को मिला। यहाँ दो पक्षों में शुरू हुई लड़ाई के बाद दोनों तरफ के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाईं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि बीच सड़क पर शुरू हुई दो पक्षों की लड़ाई में सभी एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा लंबे बाल वाला व्यक्ति लोगों पर भारी पड़ा, उसने सबको पछाड़ दिया। दरअसल बड़ौत में अपनी अपनी दुकानों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के मुद्दे को लेकर चाट दुकानदारों के दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी। बता दें कि मामला बागपत जिले के बड़ौत थाना क्षेत्र का है। यहाँ नगर की ऊन वाली मार्केट में नव दुर्गा और दुर्गा के नाम से आसपास दो चाट की दुकानें हैं। दोनों दुकानों के दुकानदारों में ग्राहक बुलाने को लेकर दो चाट दुकानदारों में झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। उनके बीच जमकर लाठी डंडे चले। बीच बाजार में दिन दहाड़े लाठी डंडे चलने से भगदड़ मच गई। दुकानों के शटर बंद हो गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों से करीब 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर कार्रवाई कर रही है। हाँ, ये कस्बा बिड़ौत में 2 चाट की दुकानें थी। इनमें ग्राहकों को बुलाने के चक्कर में ये दोनों आपस में भिड़ गए और इनके बीच मारपीट हुई है और दोनों तरफ से तहरीर दी गई और तहरीर में दोनों के आधार में 8 लोग दोनों पक्षों से गिरफ्तार किए गए। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और वहाँ पे लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।